Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is going to cover unit 3 of class 11th retail and ये जो topic है this is mechanism for customers to choose right products. So let's start with the chapter. Right, methods of selling. See, sale ka what is the meaning of word sale? Sale is basically act of selling a product in return for money. So when you are selling the product and in return you get money, that is called as sale. Sale में there are various methods to sell the product to the customer. सबसे पहला मेथड है बेटा डायरेक्ट सेल. डायरेक्ट सेल में क्या होता है कि डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा जाता है थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन देके, ठीक है. सो डायरेक्ट सेल होती है इसमें. सो डायरेक्ट सेल इज बेसिकली सेलिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर, राइट. देन कम्स योर परफॉर्मा सेल्स. व्हाट इज परफॉर्मा सेल्स? परफॉर्मा सेल एक तरह से it is used to describe a document that provide as a courtesy or satisfy minimum requirement. अगर सिंपल इसको डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूं तो परफॉर्मा सेल में क्या होता है, सेल कोट प्रिपेयर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मा इनवॉइस. ठीक है. सो ये वाली लाइन जो मैंने अभी हाईलाइट की है बेटा, इसको आप ध्यान से पढ़िए कि परफॉर्मा सेल क्या है. एक सेल कोट है जो हम परफॉर्मा इनवॉइस के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं. सो दिस इज परफॉर्मा इनवॉइस के फॉर्म में जो आप प्रिपेयर करते हो डॉक्यूमेंट को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मा सेल. सो इट कंफर्म्स टू अ नॉर्म और अ डिसीजिव टेंड्स टू बी परफॉर्म्ड एज अ फॉर्मेलिटी. एक फॉर्मेलिटी होती है कि एक डॉक्यूमेंट होता है, परफॉर्मा इनवॉइस होती है, दैट इज कॉल्ड एज दैट. नाउ व्हाट इज एजेंसी बेस्ड? इस केस में एजेंट्स जो होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर का सेल करे. ठीक है. तो एजेंट क्या करते हैं, कुछ कमीशन लेते हैं और कमीशन के बदले में वो जो है मैन्युफैक्चरर का गुड सेल करते हैं. सो ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है जिसमें एजेंट जो है वो प्रिंसिपल मतलब कि जो ओनर है गुड का. तो ये देखिए प्रिंसिपल का जो गुड है वो कौन सेल करता है? एजेंट. एजेंट जो है वो कमीशन लेता है और कमीशन के बदले में प्रिंसिपल के गुड्स को सेल करता है. ये बहुत तरह के एजेंट्स हैं. सेल्स एजेंट, ट्रांजैक्शन सेल्स, कंसाइनमेंट सेल्स, रिटेल सेल्स. सो एजेंसी बेस्ड सेल्स ये सारे नाम है. देन आफ्टर दिस देयर इज ट्रैवलिंग सेल्समैन. ट्रैवलिंग सेल्समैन कौन होता है? इसको कमर्शियल ट्रैवलर भी बोलते हैं और ये डोर टू डोर सेल्समैन की तरह जो है शॉप्स में विजिट करता है ये सेल्समैन. ठीक है. उनको शॉपकीपर्स को प्रोडक्ट्स दिखाता है और बदले में उसको ऑर्डर मिलते हैं. सो ट्रैवलिंग सेल्समैन कौन होता है? जो बिजनेसेस हाउस में, फर्म्स में, शॉप्स में विजिट करता है, सैंपल दिखाता है, यहाँ देखिए लिखा है, सैंपल दिखाता है और ऑर्डर गेन करता है. देन कम्स ऑक्शन सेल. ऑक्शन सेल एक पब्लिक सेल होती है बेटा. तो कस्टमर्स जो कई कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, वो इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो गुड्स किसको, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और कोई भी जो गुड है वो ऑक्शन किया जाता है. ठीक है. अगर आपने हिंदी में सुना होगा उसकी बोली लगाई जाती है. तो जो कस्टमर हाईएस्ट बोली लगाता है उसको, हाईएस्ट बोली का मतलब होता है हाईएस्ट प्राइस कोट करता है, उसको प्रोडक्ट सेल कर दिया जाता है. जैसे ये एक टीवी है, ठीक है, ये कस्टमर कह रहा है मैं इस टीवी के 50,000 दूंगा, ये कह रहा है मैं 80,000 दूंगा, ये कस्टमर कह रहा है मैं 90,000 दूंगा, ये वाला कह रहा है कि मैं 1 लाख दूंगा. तो कौन से कस्टमर को गुड सेल कर दिया जाएगा? जो हाईएस्ट कोट कर रहा है प्राइस को, दैट इज जो 1 लाख कोट कर रहा है. देन बी टू बी. बी टू बी में क्या है? यहाँ पे सेल्स जो होती है इट इज बिटवीन टू बिजनेस हाउस. एक बिजनेस है फर्म, वो दूसरी बिजनेस फर्म को सेल कर रही है. ये बी है, ये ए है. तो ए क्या है? जैसे सपोज इस ए फर्म का क्या काम है? रॉ मटेरियल सेल करना. ये रॉ मटेरियल बी को देती है
और बी जब गुड्स इसको रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स बना लेती है, ये फर्म ए को सेल कर देती है। तो जहाँ पे ट्रांजैक्शन या सेल होती है बिटवीन टू बिजनेस, राइट, सो दैट इज इट इन्वॉल्व्स सेलिंग फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। नाउ कम्स योर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सेल्स। तो यहाँ पे बोथ बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर सेल्स भी होती है। यहाँ पे जो भी सेल होती है वो इलेक्ट्रॉनिक, ईडीआई यहाँ पे यूज होता है। यहाँ का वन मार्कर आप इसमें यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लाइन से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई? ईडीआई का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ऑनलाइन सेल्स होती है, वेब बेस्ड सेल्स होती है, जैसे अमेजोन से आप कुछ खरीद रहे हो, सो ऑन। अब है नेक्स्ट इनडायरेक्ट सेल। इनडायरेक्ट सेल्स यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, दैट थर्ड पार्टी इज सेलिंग द गुड। कंपनी के जो सेल्समैन है वो नहीं सेल कर रहे, लेकिन कोई थर्ड पार्टी इज सेलिंग द गुड्स। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। यहाँ पे देखिए सेलिंग मेथड्स हैं ये। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। आप किसी भी आप डिपार्टमेंटल स्टोर चले जाओ, बिग बाजार चले जाओ, आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छी तरह अरेंज होते हैं। क्या पर्पस है प्रोडक्ट्स को अरेंज करने का? वाई देयर इज अ नीड? सो रीअरेंजमेंट यानी कि अरेंजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स इसलिए किया जाता है क्योंकि रीजन क्या है उसका? फर्स्ट कि कस्टमर्स बार बार आए। अगर प्रोडक्ट अच्छी तरह डिस्प्लेड है, प्रॉपर्ली अरेंज किया जाता है, ठीक है, तो कस्टमर्स को एक फ्रेश लुक जो है स्टोर लगता है कि नया है, फ्रेश बना हुआ है, ढंग से प्रॉपर ऑर्डरली हर सामान लगाया गया है, तो वो बार बार उस स्टोर में विजिट करते हैं, बार बार सामान को खरीदते हैं और इससे सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। सेल्स प्रमोशन, तो रीअरेंजमेंट इसलिए किया जाता है गुड्स का प्रॉपर्ली। यहाँ पे ये वाली पिक्चर देखिए बेटा, ये वाली देखो कितनी अच्छी तरह गुड्स को अरेंज करके रखा हुआ है ताकि कस्टमर्स इंक्रीज हो, ठीक है। तो कस्टमर्स को लगेगा कि प्रोडक्ट्स प्रॉपर्ली अरेंज है। एक तरह से ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक होती है, राइट। थर्ड इज ब्रांड इमेज। तो कई बार क्या होता है, अरे प्रोडक्ट्स को रीअरेंज किया जाता है, कलर स्कीम चेंज कर दी जाती है ताकि लगे कि स्टोर एक नया स्टोर है, और इससे ब्रांड इमेज क्रिएट होती है, ठीक है। प्रोडक्ट्स को ढंग से लगाया जाता है तो प्रोडक्ट्स की ब्रांड इमेज भी क्रिएट होती है। फिर सीजनल प्रोडक्ट्स के लिए अलग से डिस्प्ले किया जाता है, तो इसलिए अरेंजमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसीजर क्या है प्रोडक्ट्स को अरेंज करने का? यहाँ पे देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, सॉरी, या देयर आर सर्टेन वेज टू बी फोकस्ड अपॉन फॉर अरेंजिंग अ प्रोडक्ट। तो पहला है स्ट्रेट फ्लोर प्लान। इसमें रिटेलर जो है बेटा वो प्रोडक्ट्स को अरेंज करता है स्ट्रेट लाइन में, राइट। तो स्ट्रेट लाइन में, एक ही लाइन में जो है, आपको ऐसे जैसे एक पर्टिकुलर इसी लाइन में प्रोडक्ट्स को अरेंज किए जाते हैं। यहीं पे सारे रैक्स लगा दिए ऐसे, सो दिस इज द वे, राइट। फिर आता है आपका डायगनल फ्लोर प्लान। सो यहाँ ये इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इस तरह अगर आप प्रोडक्ट्स को अरेंज कर रहे हो तो इट ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल स्पेस, ठीक है। सो डायगनल फ्लोर प्लान बोलते हैं इसे, ऐसे डायगनल। देन एंगुलर फ्लोर प्लान। अब एंगुलर क्या है? ये स्पेशियस लुक देता है, लॉट ऑफ स्पेस। इसके अगर इस तरह गुड्स को अरेंज किया जाए तो लगता है कि स्टोर में काफी स्पेस है। जैसे अगर मैं एक आपको रफ थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ, ऐसे गुड्स अरेंज किए एंड ऐसे किए हुए, तो ये बाकी का जो स्पेस है, देखिए ये जो मैं शेड कर रही हूँ, ये कितना सारा खाली है, स्पेस लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि काफी स्टोर में स्पेस है टू वॉक, टू स्टैंड एक्सेट्रा। सो ये हाई वैल्यू और हाई एंड रिटेलर्स इस तरह का प्लान यूज करते हैं, राइट। देन ज्योमेट्रिक फ्लोर प्लान। यहाँ पे गुड्स को कैसे अरेंज किया जाता है? रिटेलर क्या करते हैं, रैक्स यूज करते हैं टू क्रिएट अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ फ्लोर प्लान। सो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स के लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है, राइट।
नाउ आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल, एक 1 मार्कर बेटा इसमें से भी आ सकता है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSA? सो इट इज कस्टमर सर्विस एसोसिएट। कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स कौन होते हैं? जो कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं स्टोर में, ठीक है। और इन लोगों को ये कैसे हेल्प करते हैं? ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगेन आई एम हाईलाइटिंग, here are few steps that help CSA in identifying the products for sale। ये लोग कैसे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं? तो इनको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिटेल स्टोर की, ठीक है, कि कौन से प्रोडक्ट्स रिटेल स्टोर में सेल किए जाएंगे, ठीक है। इनको इंस्ट्रक्शंस मिलती है किससे? स्टोर मैनेजर से, सुपरवाइजर से, दैट द स्टॉक इज टू बी रिसीव फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चर। इनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, स्टोर मैनेजर इनको पूरी नॉलेज देता है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चर से जो सामान आने वाला है वो कब आने वाला है, इनको सब पता होना चाहिए। देन थर्ड इज स्टोर मैनेजर क्या करता है? सुपरवाइजर कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स को एक अलग से सेक्शन अलॉट कर देता है। देखो मैं ड्रॉ करके थोड़ा सा बता देती हूँ, यहाँ बहुत सारे सेक्शंस हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाउस होल्ड आइटम्स रखी हुई हैं, और यहाँ पे ग्रोसरीज है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो अब स्टोर मैनेजर क्या करेगा? सपोज एक यूनिट, ये एक अलग अलग यूनिट्स है, तो इस यूनिट में एक कस्टमर सर्विस एसोसिएट अलॉट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे प्रोडक्ट सेक्शंस, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे वेजिटेबल का अलग, हाउस कीपिंग मटेरियल अलग। तो एक यूनिट अलॉट किया जाता है कस्टमर सर्विस एसोसिएट को, और उसको उस पूरे यूनिट सेक्शन के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कितने का है, कौन सा, इसका क्या प्राइस है, क्या डिजाइन है, एवरीथिंग ही शुड नो। देन पूरा उसको रिकॉर्ड भी, कस्टमर सर्विस एसोसिएट को रिकॉर्ड मेंटेन भी करना चाहिए कि कौन सा स्टॉक किस मैन्युफैक्चरर से रिसीव हुआ है, एक्सेट्रा। एंड ही शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट बीन allotted to him, right? So this way he can help the customer in identifying the product। ओके नेक्स्ट है हमारा सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज। सेल प्रमोशन देखिए एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं, और ये कस्टमर्स को क्यों दिए जाते हैं? ताकि प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो, राइट। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेल्स प्रमोशन के? ऑब्जेक्टिव है कस्टमर्स को स्टिमुलेट करना, मोटिवेट करना, इंड्यूस करना, परसुएट करना, ताकि वो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की लेना चाहें, पूछे इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में पूछे। तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक, जैसे आप किसी शॉप में जाते हो, देखिए बाहर ऐसे लिखा होता है विंडो में, अप टू, सॉरी ये मैं दोबारा लिखती हूँ, वेट, देख, सो इट इज, ऐसे लिखा होता है 50% ऑफ, और नीचे बहुत छोटा सा लिखा होगा अप टू। तो लोगों की नजर किस पे जाएगी? ये जो इतना बड़ा बड़ा 50% लगा हो, उसको देख के कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, शॉप के अंदर जाएंगे और सामान देखेंगे। तो ये अप टू बहुत बड़ा नहीं लिखा होता, आप नोट करिएगा, ये अप टू बहुत छोटा लिखा होता है। तो मेन क्या होता है? ताकि कस्टमर इसको देखे, अट्रैक्ट हो, शॉप के अंदर आए, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लें। फिर और क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव सेल्स प्रमोशन का? सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज द प्रोडक्ट ट्रायल्स, ताकि कस्टमर्स को जैसे सैंपल दे दिए जाते हैं। देखिए जब हम लोग स्कूल में थे बेटा, हमें अलग अलग सैंपल्स कई बारी जैसे फ्रूटी के मिलते थे, ठीक है। वाई दीज सैंपल्स आर गिवन? ताकि कस्टमर इनको ट्राई करे, और अगर कस्टमर को अच्छा लगे वो फिर दोबारा प्रोडक्ट को परचेज करे। तो ये सैंपल भी एक तरह से सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। फिर अगर सैंपल अच्छा लगेगा तो कस्टमर खरीदेगा, दोबारा रीपरचेज करेगा। एंड initiate inventory building by retailers
टू हेल्प कंज्यूमर विद अ रेडी सप्लाई। सेल्स प्रमोशन का एक और ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा लगे वो बार बार डिमांड करेगा, सप्लाई भी फिर कंटिन्यूस होनी चाहिए, और सप्लाई अगर कंटिन्यूस होगी तभी डिमांड कस्टमर की पूरी हो सकती है, तो उसके लिए स्टॉक मेंटेन करना। एंड गेट डीलर्स प्रमोशनल असिस्टेंस बाय कोऑर्डिनेटिंग विद पर्सनल सेलिंग। देखो सेल्स प्रमोशन बेटा बहुत तरह से होता है बच्चे। ये देखिए, बाय वन गेट वन स्कीम आपने देखी होगी, ये सारी सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। देन एक्स्ट्रा 50% 30% ऑफ चिप्स के पैकेट में आप देखते हैं ना, सैंपल्स देने, डिस्काउंट देना, ये सारा सेल्स को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स बोलते हैं। यहाँ पे ये देखिए सारा लिखा हुआ है, डिस्काउंट्स एक्सेट्रा। नाउ व्हाट आर सेल्स प्रमोशन टेक्निक? तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक को हम दो बेसिस में क्लासिफाई करेंगे। पहला, वेंडर या प्रोड्यूसर ओरिजिनेटेड सेल्स प्रमोशन, यहाँ तक का है वो, एंड रिटेलर ओरिजिनेटेड सेल्स प्रमोशन। सो लेट्स स्टडी द वेंडर ओरिजिनेटेड। वेंडर ओरिजिनेटेड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स जो हैं वो हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इस तरह। इन स्टोर एक्टिविटीज, इन स्टोर एक्टिविटीज ये कौन सी सेल्स प्रमोशन टेक्निक होती है? यहाँ पे कस्टमर्स को ऑफ पैक, प्रीमियम्स, गिफ्ट्स, ठीक है, सैंपल कूपन्स दिए जाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री स्कीम्स दी जाती है। सो तो ये एक्टिविटीज, इसका एम क्या होता है? टू गिव कैश और काइंड एडवांटेज टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स को ये वाले बेनिफिट सारे दिए जाते हैं बेटा, ये जो है ना यहाँ से ये वाले। तो ये बेनिफिट्स क्यों दिए? एम क्या है ये बेनिफिट्स कस्टमर को देने का? ताकि कस्टमर को या कैश बेनिफिट मिले या कुछ काइंड में मिले। एक्स्ट्रा 30% ऑफ काइंड एडवांटेज है। तो पहला तो हो गया सेल्स प्रमोशन इन स्टोर, राइट। सेकेंड क्या है? पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले मटेरियल। अब आप देखिए कोई सेक्शन स्टोर में ऐसा होता है जहाँ पे वो आइटम्स लगी हुई है, डिस्प्ले की हुई हैं, जो कस्टमर बार बार रेगुलर बेसिस में खरीदता है। जैसे ग्रोसरीज की आइटम होगी, फ्रूट्स की आइटम होगी, वेजिटेबल्स की आइटम होगी। तो ऐसे पॉइंट्स पे उनको पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि कस्टमर बार बार ये रेगुलर बेसिस में चीजें खरीदता है। तो ऐसे पॉइंट पे हम एक रैक्स डिस्प्ले कर देते हैं, अट्रैक्टिव रैक्स। बहुत अट्रैक्टिव रैक्स होते हैं जिनको कस्टमर देखता है और देख के वो प्रोडक्ट खरीदता है, राइट। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के हमने इधर रैक्स लगा दिए टिन्स के, अब कस्टमर उसको देखेगा और परचेज करेगा। तो यहाँ पे देखिए, दे आर द मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय द वेंडर्स फॉर प्लेसिंग नियर प्रोडक्ट्स द कस्टमर ऑफन बाय। तो जो प्रोडक्ट कस्टमर बार बार खरीदता है उनके आगे, उन पॉइंट्स के आगे हम ऐसे रैक्स, अट्रैक्टिव रैक्स लगा देते हैं। देन थर्ड इज ट्रेड इंसेंटिव्स। तो ये क्या है? कैश इंसेंटिव्स होते हैं जो रिटेलर्स देते हैं, जो वेंडर्स जो है रिटेलर्स को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, these are cash incentives provided by the vendors to the retailers, right। और ये there can be various type of trade incentives, जैसे special credit terms, goods in lieu of cash। तो रिटेलर्स को ये बेनिफिट दिए जाते हैं कि अगर वो गुड्स, जैसे सब, व्हाट इज स्पेशल क्रेडिट टर्म्स, कि कस्टमर्स, रिटेलर्स को बोल दिया जाता है कि अगर वो क्रेडिट पे गुड्स खरीद रहे हैं तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह हम उनसे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेंडर्स जब कहते हैं कि हम चार्ज कर लेंगे, सो दैट इज इंसेंटिव। देन नेक्स्ट इज डायरेक्ट प्रमोशन टू द कस्टमर्स। यहाँ पे वेंडर जो है वो कस्टमर के डोर स्टेप तक उसको इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है, जैसे उनको फ्री सैंपल्स दे रहा है, कूपन्स दे रहा है, राइट। देन पैक डिजाइन, यहाँ पे प्रमोशन कैसे किया जा रहा है?
प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है, डिजाइन है, वो इतना अट्रैक्टिव बना देता है कि उसको देख के कस्टमर्स गेट टेम्प्टेड टू बाय द प्रोडक्ट, राइट। अब है रिटेलर ओरिजिनेटेड। यहाँ पे रिटेलर प्रोवाइड कर रहा है इंसेंटिव्स। पहले कौन कर रहा था? वेंडर, राइट। वेंडर को हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर। सो विंडो डिस्प्ले, यहाँ पे प्रोडक्ट्स इस तरह डिस्प्ले किए जाते हैं कि जिसको देख के कस्टमर अट्रैक्ट होता है और स्टोर में एंटर कर लेता है। इन स्टोर डिस्प्ले, यहाँ पे स्टोर के अंदर ही बहुत सारी टेक्निक्स, प्रमोशन टेक्निक्स यूज की जाती हैं। जैसे कस्टमर के लॉयल्टी कार्ड्स बनते हैं। जैसे अब आपको एग्जांपल मैं दे रही हूँ, लो आप हल्दीराम जाते हैं, वहाँ आपने कोई आइटम खरीदी, वहाँ आपने बिलिंग के टाइम वो आपसे नंबर मांगते हैं और आपके फोन में मैसेज आता है कि कुछ पॉइंट्स आपके क्रेडिट हो गए, ऐड हो गए। उनको लॉयल्टी पॉइंट्स बोलते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। अब कस्टमर के पास 50 पॉइंट्स आ गए, वो नेक्स्ट टाइम फिर हल्दीराम जाएगा, फिर ऑर्डर करेगा, फिर 30 पॉइंट्स और सपोज ऐड हो गए, 80 पॉइंट्स हो गए। तो अब ऐसे जब काफी पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं तो कस्टमर जब थर्ड टाइम सपोज आ रहा है और उसके पास 100 के पॉइंट्स इकट्ठे हो चुके हैं, तो वो क्या कर सकता है? उसको एक आइटम, लेट इट बी पाव भाजी, वो फ्री वो अवेल कर सकता है उस पॉइंट्स को यूज करके। सो ये भी सेल्स प्रमोशन टेक्निक है बेटा। नेक्स्ट आता है वेज टू इन्फ्लुएंस कस्टमर बाइंग। अब कस्टमर को कैसे मोटिवेट करें, इन्फ्लुएंस करें कि वो बार बार आके आपसे सामान खरीदे। तो ये सारे वेज है। आइडेंटिफाई करो कस्टमर्स को, ठीक है, उनके साथ डायलॉग मेंटेन करो, कम्युनिकेट करो, उनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है हो सकती है कलेक्ट, वो करिए। प्रोडक्ट के फीचर्स हाईलाइट करिए कस्टमर के साथ यहाँ पे। देन डेमो, प्रोडक्ट की अगर जरूरत है डेमोन्स्ट्रेशन की, तो प्रोडक्ट की डेमो उनको दिखाइए कस्टमर को। कोई ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है बेटा कोई भी क्वेरी या डाउट कस्टमर को है तो उसको इमिडिएटली हैंडल करिए, राइट। एंड प्रोडक्ट वारंटी पीरियड के बारे में बताइए कस्टमर को। देखिए अगर हम आप प्रोडक्ट हमसे खरीदते हैं तो 5 साल की वारंटी पीरियड है। उनके साथ कंटिन्यूस रिलेशंस रखिए, हैप्पी बर्थडे मैसेजेस, हैप्पी एनिवर्सरी, सेल है हमारे यहाँ फिर से 30% ऑफ आपको मिलेगा, जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं। और उनसे फीडबैक ये भी कलेक्ट करिए। तो दिस वे यू कैन इन्फ्लुएंस, मोटिवेट देम टू बाय। और कौन से हैं? अपनी सेलिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए। रिटेलर को बहुत ध्यान देना है सेलिंग स्किल्स। उनको दे हैव टू बी वेरी पेशेंट, ठीक है, बहुत पेशेंस चाहिए उनको। कोई अगर कोई अग्रेसिव कस्टमर आ जाता है तो भी उनको बड़ा पोलाइट रहना है, हंस के बात करनी है, राइट। एंड दे डू नॉट हैव टू लूज द टेम्पर while dealing with customers. Then सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स प्रोवाइड करके कस्टमर को मोटिवेट कर सकते हैं। नाउ एक्वायर नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेल्स एसोसिएट होता है वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा अगर उसके पास प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है। सो अगर उसको कस्टमर के कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस को हैंडल करना है तो ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट एंड द सेकेंड इज इम्प्लिसिट। यहाँ पे एक्सप्लिसिट ही लिखा हुआ है दोनों बारी, इसको करेक्ट करके मैं यहाँ कर देती हूँ इम्प्लिसिट। सो एक्सप्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? वेयर देयर इज अ कॉमन एग्रीमेंट इन बोथ एग्जिस्टेंस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो कुछ प्रोडक्ट की ऐसी फीचर्स हैं जिसके बारे में देयर इज अ कॉमन एग्रीमेंट, सब दे एग्री टू सच फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो पहला है फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन। फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन देखिए कि प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का एक शेप होता है, साइज होता है, स्मेल होती है, टेस्ट होता है। तो
सेल एसोसिएट को बहुत इंपॉर्टेंट है उसके पार्ट में कि उसको प्रोडक्ट की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सके। तो ये सारे शेप, साइज, टेस्ट, कलर, इसी को हम प्रोडक्ट के फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। सेकेंड इज एसोसिएटेड सर्विस। अब सेल्स एसोसिएट जो है, ये देखिए जो 5 मैं अभी एट्रीब्यूट्स बता रही हूँ, और इसको हम क्या बोलते हैं, 5 एट्रीब्यूट्स या फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। इन सबकी नॉलेज सेल एसोसिएट को जरूर होनी चाहिए, तभी वो कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकेगा। ठीक है। सो ये वाला सेल्स एसोसिएट को एक्सप्लिसिट करेक्टरिस्टिक्स भी प्रोडक्ट के पता होने चाहिए और इम्प्लिसिट करेक्टरिस्टिक भी पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट की फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन सेल एसोसिएट को पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट का साइज क्या है, शेप क्या है, डिजाइन क्या है। एसोसिएटेड सर्विसेज के बारे में भी पता होनी चाहिए कि आफ्टर सेल सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, क्या प्रोडक्ट अगर कस्टमर खरीदता है उसको डिलीवरी मिलेगी, इंस्टॉलेशन सर्विसेज मिलेंगी, रिपेयर सर्विसेज मिलेंगी, वारंटी मिलेगी या नहीं, ये सब पता होना चाहिए। देन ही शुड हैव नॉलेज अबाउट पैकेजिंग, ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, एंड ये नॉलेज क्यों होनी चाहिए, ताकि वो प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सके फ्रॉम दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। प्रोडक्ट के साइज के बारे में पता होना चाहिए, ही शुड नो अबाउट प्रोडक्ट विड्थ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। विड्थ क्या होती है, डेप्थ क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, लेट मी एक्सप्लेन यू। विड्थ का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, राइट। देखिए जैसे एक फर्म है, वो सेल कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक प्रोडक्ट लाइन हो गई फर्स्ट। ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स के सिवा वो फिर और क्या सेल कर रही है, क्लोथिंग में भी डील कर रही है, दिस इज सेकेंड प्रोडक्ट लाइन। एंड व्हाट एल्स, it is also dealing in construction materials, this is third product line। तो width क्या हो गई, number of product line, कितनी product line है अभी इस केस में, 3, this is width, ये width हो गया आपकी। अब डेप्थ क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सी आइटम्स में डील कर रही है, टीवी, फ्रिज, देन व्हाट एल्स, वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव। तो डेप्थ कितनी हो गई कि एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितनी आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स इन एवरी प्रोडक्ट लाइन। तो यहाँ पे कितनी आइटम है, 1 2 3 4, सो डेप्थ इज 4। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है क्या ये आपस में जो प्रोडक्ट लाइन है वो सिमिलर है या नहीं। सो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंसिस्टेंट नहीं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए रिटेलर को, सेल्स एसोसिएट को, उसको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे है अभी। देखो जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हर प्रोडक्ट की 4 स्टेजेस होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो सेल्स एसोसिएट को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट अभी कौन सी स्टेज में है, राइट। तो ये हो गए एक्सप्लिसिट करेक्टरिस्टिक्स। नाउ कमिंग टू इम्प्लिसिट करेक्टरिस्टिक्स। इम्प्लिसिट कौन से होते हैं बेटा, जहाँ पे लोगों की जो परसेप्शन है प्रोडक्ट को लेके वो एक दूसरे से मैच नहीं करती, सो कुछ डिसएग्रीमेंट होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट करेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट है आपका प्रोडक्ट सिंबलिज्म। प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट जो है वो क्या है, इट इज अ सिंबल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स फॉर्म, साइज, कलर, फंक्शन। तो हर जो पर्सन है उसके लिए प्रोडक्ट
का एक अलग परसेप्शन है। आप प्रोडक्ट को जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट लिया, मेरे लिए अगर वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है तो मैं बोलूंगी नहीं, प्रोडक्ट इज वेरी गुड। अगर दूसरे पर्सन का एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट के साथ अच्छा नहीं होता, ठीक है, उसका बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो वो क्या बोलेगा, दिस प्रोडक्ट इज नॉट गुड। तो सेल्स पर्सन का ये रोल है यहाँ पे कि ही हैज टू स्टडी द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ स्टेटस सिंबल, इकोनॉमी, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा इन रिलेशन टू कस्टमर नीड। हर कस्टमर की अलग नीड होती है। अब जैसे एप्पल फोन है बेटा, सबसे इजी, इसको एप्पल के जो आईफोन्स है, ठीक है, कई लोग इसको क्यों होल्ड करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक स्टेटस सिंबल है। तो इस केस में सेल एसोसिएट का रोल है कि आइडेंटिफाई करना कि ये प्रोडक्ट जो एप्पल आईफोन है, ये किन कस्टमर्स के लिए स्टेटस सिंबल है, किन लोगों को इकोनॉमी मतलब कि कम चीपर रेट के फोन्स चाहिए, किन को एक्सपेंसिव चाहिए, कस्टमर की क्या नीड है, ये सारा काम किसका है, आइडेंटिफाई करने का, सेल एसोसिएट का। देन कम्युनिकेशन मीडिया। अब इसमें आप ये देखिए अगेन, सेल एसोसिएट हैज टू डिटरमिन कि क्या इंटरप्रिटेशन है हर कस्टमर की रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट को, क्या उसका इन्फ्लुएंस, ग्रुप का इन्फ्लुएंस है, कैसी पर्सनैलिटी है कस्टमर की। सो सेल एसोसिएट जो है उसको कम्युनिकेट करना है प्रोडक्ट के बारे में कि किस रेट पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है, किसने इसको बनाया है, कैसे अवेलेबल होगा, ये सारा उसको कम्युनिकेट करना है। देन प्रोडक्ट परसेप्शन, ये मैंने आपको यही बोला है कि एक प्रोडक्ट किसी एक इंसान के लिए, एक कंज्यूमर के लिए अच्छा हो सकता है, और वही प्रोडक्ट किसी दूसरे कस्टमर के लिए मे बी नॉट कंसिडर एज गुड। सो सेल एसोसिएट का क्या काम है, इंफॉर्मेशन गैदर करना कि हर कस्टमर क्या सोचता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, और फिर पॉलिसीज बनाना ताकि प्रोडक्ट जो है वो हर कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। फिर प्रोडक्ट को इवेल्युएट करना, प्रोडक्ट को इवेल्युएट कैसे कर सकता है सेल एसोसिएट, सी कस्टमर जब भी प्रोडक्ट खरीदता है ना बेटा, वो दो चीजों को कंपेयर करता है, प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन क्या आती है उसकी, और परफॉर्मेंस क्या है एक्चुअल में, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेशन उसकी कस्टमर की ज्यादा थी कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करेगा और परफॉर्मेंस कम है, तो इससे क्या हो जाएगा, कस्टमर विल बी डिससेटिस्फाइड। ऑन द अदर हैंड, अगर उसकी एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं थी, परफॉर्मेंस बट प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है, तो इट विल लीड टू सेटिस्फैक्शन। तो सेल्स एसोसिएट का ये रोल है कि ही शुड इवैल्यूएट कि कस्टमर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है, फीडबैक रहा है, राइट, ताकि पॉलिसीज बनाए। अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, खुश नहीं है, तो कैसे पॉलिसीज, हम नई स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं ताकि फ्यूचर में ये कंप्लेन ना, राइट। सो इवैल्यूएशन का क्या मतलब है, कंपेयरिंग द एफर्ट्स इन्वॉल्व, एफर्ट्स का मतलब हो गया एक्सपेक्टेशन, एंड रिवॉर्ड्स रिसीव बाय द कंज्यूमर, ओके। नाउ रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस एंड कमेंट। अब हर कस्टमर के अलग अलग क्वेरीज होती है, क्वेश्चंस होती हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन को सेल्स पर्सन जो है एसोसिएट आंसर कर पाए। तो कई बारी सेल्स पर्सन को बड़ी टैक्टफुली कस्टमर के साथ डील करना पड़ता है, पॉजिटिव वे से डील करना पड़ता है ताकि कस्टमर के ऊपर जो है वो नेगेटिव इंप्रेशन ना पड़े। सो सेल एसोसिएट जो है, ही शुड नेवर से आई डोंट नो, बिकॉज ये नेगेटिव इंप्रेशन कस्टमर पे छोड़ता है, it is going to leave a negative impression on the customer. He should always give a positive response कि it is a valid question, let me find out the right thing for you, right, okay। now देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा कि अगर कभी भी कोई आइटम अवेलेबल नहीं है स्टोर में और कस्टमर आके बोल रहा है मुझे ये आइटम चाहिए, तो देयर आर टू वेज
कि कस्टमर जो है वो रिस्पॉन्ड, सेल्स एसोसिएट कस्टमर को रिस्पॉन्ड कर सकता है। फर्स्ट विद पॉजिटिव लैंग्वेज एंड द सेकेंड इज विदाउट पॉजिटिव लैंग्वेज। पॉजिटिव लैंग्वेज से वो कैसे कस्टमर को डील करेगा कि सेल्स एसोसिएट ये बोल सकता है कि प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ अवेलेबल है एंड तब मैं आपके लिए ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो ये पॉजिटिव होके बोल रहा है, ये ऐसे नहीं बोल रहा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल नेक्स्ट मंथ। कितना स्मार्टली और स्ट्रैटेजिकली इज रिप्लाई। नाउ विदाउट पॉजिटिव लैंग्वेज, सो विदाउट पॉजिटिव लैंग्वेज वो कैसे सेल एसोसिएट में टेल द कस्टमर कि प्रोडक्ट जो है वो अनअवेलेबल है। इसमें डायरेक्ट बता रहा है प्रोडक्ट अनअवेलेबल है। नाउ व्हेन ट्रांसफरिंग अ कॉल ऑफ द कस्टमर, तो कई बार कस्टमर जो है सी कॉल करता है, जैसे आप भी, आपको कोई ब्लिंकिट से या जेप्टो से कोई प्रोडक्ट आया और आपको, यू आर नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट, यू वांट टू टॉक टू द रिप्रेजेंटेटिव। आप कॉल करते हैं, चैट में मैसेज करते हैं कि आई वांट टू रिप्लेस। तो अगर वो लोग आपकी कॉल को ट्रांसफर कर देते हैं किसी कंसर्न डिपार्टमेंट में जहां से आपको हेल्प मिलेगी, देन यू मे फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि आपको प्रॉपरली अटेंड किया गया। ओके, नाउ कमेंट्स मेड ऑन द प्रोडक्ट एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट, राइट। अगर कस्टमर कोई भी सजेशन देता है या कमेंट देता है फीचर्स के ऊपर, प्रोडक्ट के फीचर्स के ऊपर, तो ये सेल एसोसिएट की ड्यूटी है कि उसको इन कमेंट्स को, सजेशंस को कैसे हैंडल करना है, ये बहुत ध्यान से करना चाहिए। फीचर फेवर्स दैट कैन नॉट बी ग्रांटेड। कई बारी कस्टमर को रिक्वेस्ट, कस्टमर की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, बट ठीक है, और एफर्ट्स करने भी चाहिए कि कस्टमर्स को कैसे हम सेटिस्फाइड रख सकते हैं। कई रिक्वेस्ट में तो इट इज पॉसिबल टू से यस, बट कई रिक्वेस्ट ऐसी होती है कस्टमर्स की जिसमें हम यस नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो टू देम, उनको ऑल्टरनेटिव वे से हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर्स जो अनॉयड हो गया है बिकॉज उनको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है, तो आप कैसे हैंडल करोगे उनके कंप्लेंट्स को, उनके ऑब्जेक्शंस को। ये देखिए, तो आप सीधा फर्स्ट अप्रोच तो ये भी हो सकती है कि कैन आई सेंड अ न्यू वन टू यू, आई नो, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, एंड ये मिस्टेक थी तो हम आपको नया प्रोडक्ट दे देते हैं, ठीक है। इससे सच अ रिस्पॉन्स कंप्लीट द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्शन। अगर आप इस तरह हैंडल करोगे कि आप उनको बदले में नया प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस था वो फ्रस्ट्रेटिंग रहा है, आप उस प्रॉब्लम को देन फिक्स भी कर रहे हो, राइट। तो ये कई जनरल चीज है जो आपको पता है। देन क्लोजिंग विद द कस्टमर, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी कन्वर्सेशन है, यू हैव टू क्लोज इट। ये क्लोजिंग द सेल नहीं होता है बेटा, दिस इज नॉट क्लोजिंग द सेल। क्लोजिंग द सेल का मतलब होता है सेल कंप्लीट करना। क्लोजिंग विद द कस्टमर, इसका क्या मतलब है? क्लोजिंग द कन्वर्सेशन। जैसे अगर आप जेप्टो से, मैं कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करती हूँ, चैट करती हूँ, तो अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, देन द ट्रांजेक्शन इज क्लोज्ड। बट कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा ब्लिंकिट में, कई बार वो आपको अलाउ ही नहीं, जैसे अगर सपोज अलाउ करते इन केस, ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद, इफ दे आर गिविंग यू द ऑप्शन टू कंटिन्यू द चैट और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो एंड में वो एक फीडबैक भी लेते हैं, आर यू हैप्पी विद द सोल्यूशन? तो आप उसमें लिखते हो यस वी आर हैप्पी विद द सोल्यूशन, एक स्माइली फेस आ जाता है, इमोजी आ जाता है, तो इट मीन्स कि नाउ दे कैन क्लोज द कन्वर्सेशन। सो क्लोज द कन्वर्सेशन का मतलब है कि कस्टमर इज, जस्ट अ सेकंड बेटा, it means that the customer is happy about the product. So सेल एसोसिएशन एसोसिएट है, उसको इंश्योर करना है कि कस्टमर जो है वो ही शुड बी हैप्पी। वो कैसे हो सकता है
केयर करना कस्टमर को क्या चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करना, और देखना कि what is needed, customer determines what is needed and that the need is met, कि कस्टमर की नीड फुलफिल हुई भी है या नहीं. And now dealing with the angry customer, अगर कस्टमर जो है वो he is not happy and he is angry, so how to deal with it? तो sale associate has to be very polite. He has to say apology, I am sorry. He has to sympathize, ठीक है, कि I understand your situation, so let me help you, let me give you the better alternative. And it is not done deliberately. एक्सेप्ट करिए रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेल एसोसिएट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि गलती हो गई है और हम लोग कोई सोल्यूशन निकालेंगे. एंड ऑल्सो सेल एसोसिएट शुड बी प्रिपेयर टू हेल्प. उनको कुछ और रिफंड दीजिए या रिप्लेस करिए, ठीक है, प्रोडक्ट को. नाउ टेक्निक्स ऑफ क्लोजिंग अ सेल. क्लोजिंग अ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब होता है कंप्लीटिंग अ सेल्स ट्रांजैक्शन. ये फाइनल स्टेप होता है सेल्स का, राइट. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इंश्योर हो जाता है कि अगर ये चीज़ें फुलफिल होती हैं तो जो सेल है वो क्लोज हो जाएगी, मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी. सेल्समैन की पर्सनैलिटी, सेल्समैन के ही शुड बी हैव अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली उसको पूरा पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, ठीक है. साउंड हेल्थ का होना चाहिए, अपीयरेंस नीट होनी चाहिए, वॉइस क्लियर होनी चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए. तो ये अगर सेल्स पर्सन जो है उसकी पर्सनालिटी इस तरह है तो डेफिनेटली कस्टमर विल बी वेरी मच हैप्पी, इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज बिहेवियर, एंड वो ऑर्डर करेगा और सेल क्लोज हो जाएगी. देन उसको इट इज़ इम्पोर्टेंट कि सेल एसोसिएट जो है अगर उसको पूरी कंपनी की पॉलिसीज के बारे में नॉलेज है तो वो कस्टमर को भी इन्फॉर्म कर सकता है कि क्या पॉलिसीज हैं, कब डिस्काउंट मिलेगा, एक्सेट्रा. एंड सो दिस वे ही कैन क्लोज द सेल. पूरी अगर उसको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट का क्या साइज है, मॉडल है, किस प्राइस पे अवेलेबल है, क्या डिस्काउंट मिल रहा है, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड होगी, तो अगेन सेल कैन बी क्लोज्ड. फिर इफ ही इज अवेयर कि व्हाट कस्टमर नीड्स, कस्टमर की क्या नीड्स हैं, तो वो कस्टमर को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट दिखाता है एंड अगेन ट्रांजेक्शन कैन बी क्लोज्ड. इंफॉर्मेशन उसको पूरी है कि क्या कॉम्पिटिटर्स मार्केट में सेल कर रहे हैं, क्या हमारा प्रोडक्ट उससे बेटर है, और वो ये नॉलेज कस्टमर को भी पास ऑन कर पा रहा है, तो इट मीन्स डेफिनेटली ही विल हेल्प इन क्लोजिंग द सेल. बट अब जो नेक्स्ट हमारा ये लास्ट टॉपिक है बेटा, इसमें है कि कौन सी टेक्निक्स है फॉर क्लोजिंग द सेल. तो पहली टेक्निक है नेचुरल क्लोज. इसमें सेल एसोसिएट अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या करता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आस्क फॉर इट. तो ये सेल एसोसिएट को ये इंश्योर करना है कि कस्टमर को ये नहीं पता लगना चाहिए कि वो कोई फॉर्मूला यूज कर रहा है या स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है ताकि कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे. उसको बहुत अपने आप को नेचुरल शो करना है कि जो भी ये सेल कन्वर्सेशन है इट इज वेरी नेचुरल. वो कोई ऑलरेडी पॉलिसीज या स्ट्रेटेजी को यूज नहीं कर रहा है, ठीक है. सो इट इज कॉल्ड एज नेचुरल क्लोज. कस्टमर शुड नॉट नो कि स्पेशल टैक्टिक्स यूज हुई है. देन ऑर्डर फॉर्म क्लोज. इसमें ऑलरेडी ये सेल पर्सन एसोसिएट क्या करता है, ही हैज टू साउंड नेचुरल और ही शुड अवॉइड एनी रिजेक्शन. वो पहले ही कस्टमर से क्या पूछेगा, सर शैल आई मेक द इनवॉइस. तो वो ऑर्डर फॉर्म क्लोज, मतलब वो एक तरह से कस्टमर को क्या मैसेज दे रहा है कि एक तरह से कस्टमर जो है वो डेफिनेटली 100% ऑर्डर प्लेस करने वाला है, तो इसलिए वो पहले ही बोल देता है सर क्या मैं बिल बना दूं. सो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर फॉर्म क्लोज. ऑल्टरनेटिव, कई बार कस्टमर को रेड कलर चाहिए और वो नहीं अवेलेबल है, तो सेल एसोसिएट का क्या ड्यूटी है, वो उसको ऑल्टरनेटिव डिजाइन दिखाए, कलर दिखाए, एंड इस तरह ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देके जो कस्टमर को सूट कर रही है सेल को क्लोज कर सकता है. समरी क्लोज. इसमें सेल एसोसिएट इज वेरी क्लेवर. व्हाट ही डज, वो सेल्स के प्रोडक्ट के सारे अच्छे अच्छे फीचर्स समरी फॉर्म में कस्टमर को दोबारा बताता है ताकि उस बेनिफिट्स को देख के कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे और सेल जो है वो क्लोज हो जाए. देन कॉशनरी टेक क्लोज.
तो ये टेक्निक अडॉप्ट की जाती है रिटेलर से, ताकि वो कस्टमर को मोटिवेट करे और कस्टमर मोटिवेट होकर प्रोडक्ट को खरीदे। ठीक है। सो इट हेल्प द कस्टमर टू नो द इम्प्लीकेशन ऑफ फेलिंग टू डिसाइड। एग्जाम्पल मैं आपके देख के बताती हूँ कि सेल एसोसिएट क्या करता है, कस्टमर को बोलता है अगर ये जो ऑफर है ये आज तक के लिए, टुडे टिल 8 PM, आज आपको जो ये ऑफर मिल रही है वो कल नहीं मिलेगी। तो एक तरह से कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा, अरे आज तो मेरे को 40% ऑफ मिल रहा है और कल मैं सेम प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे को 100% प्राइस देना है। आज तो मुझे कितना देना है, 40% ऑफ है, तो मतलब यानी मेरे को 60% ही देना है। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉशनरी सेल। फाइनल ऑब्जेक्शन क्लोज। यहाँ पे सेल एसोसिएट कस्टमर क्या करता है, उसको अभी भी कुछ ऑब्जेक्शंस है, कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा है। तो सेल एसोसिएट का क्या काम है कि वो इतना कम्युनिकेट करे और पता लगाए कि एक्चुअल क्या ऑब्जेक्शन है, क्या क्वेरी है, क्या डाउट है कस्टमर को, ताकि वो ऑर्डर प्लेस करे। देन कंडीशनल क्लॉज। इसमें सेल एसोसिएट जो है it is used for that customer who is very slow in making a decision. कस्टमर ले नहीं पा रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं ऑर्डर दूं या ना दूं, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे रहा है प्रोडक्ट को खरीदने में। तो सेल्स पर्सन को एश्योर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कस्टमर में। ही शुड डेवलप कॉन्फिडेंस इन द कस्टमर कि ही इज गोइंग टू हेल्प हिम। ठीक है। उसको कंडीशनल क्लोज के बारे में बताना है कस्टमर को, और बताना है कि अगर आप ये खरीदते हैं तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। सेल्स एसोसिएट कस्टमर को ऐसे बोलेगा, अगर आप ये खरीद रहे हैं तो हम आपको 100% बेनिफिट देते रहेंगे। कोई आपको अगर लग रहा है प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, हम आपको रिपेयर भी प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट का, अगर नहीं प्रोडक्ट अच्छा करा रिप्लेस कर देंगे, सो ऑन। देन लॉस्ट सेल्स अप्रोच। तो अलग अलग तरह के कस्टमर्स आते हैं स्टोर पे, कोई खरीदता है कोई नहीं खरीदता है। सेल्स पर्सन जो है, ही शुड नॉट, सेल्स एसोसिएट शुड नॉट फील दैट ही हैज लॉस्ट द सेल। अगर कई कस्टमर्स नहीं खरीदते तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि अब तो नहीं कोई खरीदेगा। ठीक है। वो तो लॉस्ट सेल अगर लग रहा है कस्टमर को, सॉरी सेल एसोसिएट को, तो वो उसको एक्चुअल सेल में कन्वर्ट भी कर सकता है कस्टमर से बातचीत करके, कस्टमर को बताकर कि ये प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं, राइट। सो एक्स्ट्रा एडिशनल अगर वो सेलिंग एफर्ट्स करता है, कस्टमर को बार बार अप्रोच करता है, तो कई बार लॉस्ट सेल भी है वो एक्चुअल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। And last is assumption clause. Assumption में one more is there after this. Assumption clause में सेल एसोसिएट assume कर लेता है पहले ही कि उसको ये जो सेल्स ट्रांजेक्शन है ये कंप्लीट हो गई है, राइट। सो यहाँ पे देखिए मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। सो कस्टमर्स मैनर्स, बॉडी लैंग्वेज, उसी से इंडिकेट हो जाता है कि वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो कस्टमर का अगर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है तो उससे सेल एसोसिएट एज्यूम कर लेता है कि उसको ऑर्डर मिलने वाला है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने वाली है। देन बैलेंस शीट क्लोज। इसमें सेल्स एसोसिएट हेल्प करता है प्रोस्पेक्टिव बायर को टू लिस्ट ऑन पेपर द आर्गुमेंट फॉर एंड आर्गुमेंट अगेंस्ट अ प्रोडक्ट चॉइस। तो वो क्या करता है, कस्टमर को बोलता है ये जो प्रोडक्ट के बारे में तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एक काम करो, एक पेपर में आर्गुमेंट फॉर लिखो कि मैं ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहता हूँ, और दूसरी साइड में क्यों नहीं खरीदना चाहता हूँ प्रोडक्ट, वो लिखो, एंड देन यू मेक द डिसीजन। सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप ये वीडियो देख के आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर यूनिट 4. Till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button, share the channel with your friends, and subscribe to it. Thank you for watching.